ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर अब लगातार बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है कि कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था कि उन्हें यहाँ पर बरी किया जा रहा है, उसी को लेकर अब यहाँ पर कोर्ट ने कुछ बड़ी बातें की हैं आज न्यूज़ रूम चौपाल में। उस पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे कि बीती रात झारखंड में क्या कुछ हुआ, वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुए, किस तरीके से स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ, पत्थरबाजी वहाँ पर हुई, क्या कुछ झारखंड में हुआ, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो रही है। कहा जा रहा है कि शराबबंदी हटाई जाए, इसको लेकर सियासत लगातार बढ़ती चली जा रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही पंजाब में मॉनसून सत्र जो जारी है उसमें सियासी रूप से क्या कुछ हुआ उसको लेकर बात करेंगे और खेल की कुछ खबरें हैं उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और बीजेपी सांसद यहाँ पर उनको लेकर जिस तरीके की खबर आई थी कि महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न की जो कुछ आरोप लगाए थे उसको लेकर अब कोर्ट ने फैसला सुनाया और उन्हें बरी करने का फैसला आया। साथ ही उस फैसले में कई ऐसी चीजें कोर्ट ने बोली है जिसको लेकर अब सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। कोर्ट ने कहा कि जो आरोप लगाए गए थे वो उन्हें फंसाने के लिए और राजनीतिक साजिश है। क्या कुछ कोर्ट ने कहा और इस फैसले को लेकर क्यों इस तरीके की सियासत हो रही है, जानते हैं। हानिका करीब 3 साल पहले की बात है। साल 2023 में जब देश की कुछ महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष जो हैं ब्रजभूषण सिंह, उन पर गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। उनके अलावा उस समय डब्ल्यूएफआई के जो सहायक सचिव थे विनोद तोमर, उन पर भी आरोप लगे। लेकिन 3 अगस्त को करीब 3 साल तक इसमें पुलिस कार्रवाई हुई, अदालत में चार्जशीट दाखिल हुई, मामला कोर्ट में चला। लेकिन अभी 3 अगस्त 2026 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया, जिसमें ब्रजभूषण सिंह और विनोद तोमर दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस फैसले के बाद ब्रजभूषण सिंह ने अपना रिएक्शन भी दिया और उन्होंने बोला कि ये साजिश थी और मैं खुश हूँ कि मेरे ऊपर से सभी आरोप हट गए हैं और मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ब्रजभूषण सिंह का कहना था कि अगर कोई भी आरोप साबित होता तो मैं शायद फांसी पर लटक जाता। लेकिन 3 अगस्त को इस फैसले की जो कॉपी है वो अब उपलब्ध कराई गई है, कल 10 तारीख। तो उस फैसले में जो अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं अश्विनी पवार, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिसे लेकर अब बातें हो रही हैं। पहला तो उनका उनका ये कहना है कि पीड़िताओं ने जो बयान दिया है, उनका कहना था कि अपने करियर के इफ़ेक्ट होने के डर से उन्होंने उस समय वह शिकायत दर्ज नहीं कराई। लेकिन उन्होंने जब ऐसा करने का साहस किया तो उन्होंने जो पीड़िताओं ने जानकारी दी जगह की और तारीख की, वो गलत थी। उनका कहना है कि घटना के शुरुआती बयान में उन्होंने घटना के स्थान और वर्ष को लेकर जो जानकारी दी, बयान दिया, वह इस अभियोजन पक्ष के लिए घातक साबित हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, इस आदेश में उन्होंने कहा कि झूठे आरोप मनगढ़ंत हैं और राजनीतिक रूप से ये प्रेरित प्रतीत होते हैं। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा है कि पीड़िताएं कई साल तक चुप रहीं, लेकिन उसके बावजूद वो ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ उनके जो रिलेशन थे वो बहुत फ्रेंडली थे। उनके परिवार के लोग भी बहुत फ्रेंडली थे और वो सार्वजनिक समारोह में, शादी में भी उन्होंने उनको इनवाइट किया। इसके अलावा उनका कहना है, न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष होने के कारण आरोपी की शिकायत पर उनके करियर खराब कर सकते थे। लेकिन यह बिल्कुल समझ से परे है कि फिर भी वर्षों तक उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध क्यों बनाए रखे। उन और एक और आपको बात बता दूं, इसमें टोटल 6 पीड़िताएं थीं, जिनमें से दो अपने दो जो है बयानों से मुकर गए। तो न्यायाधीश का कहना है कि अगर एक जैसे आरोप लगा इन ये जो आरोप लगाए गए, शिकायत दर्ज हुई, इसमें जो आरोप थे वो बेहद सलीके से और उनकी जो भाषा थी वो बहुत बनावटी लग रही थी। ये शिकायतें 21 अप्रैल 2023 को पुलिस के सामने दर्ज हुई थी। एक और चीज़ जो इस फैसले में बताई गई है, उसमें अदालत ने कहा है कि घटना सार्वजनिक स्थान पर कई लोगों की मौजूदगी में हुई। शिकायत में ऐसा कहा गया था, लेकिन गवाह ने घटना की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई और ना ही वहां मौजूद किसी व्यक्ति को प्रत्यक्षदर्शी के रूप में पेश किया। अगर मैं आपको इस टाइमलाइन की बात करूं तो 28 अप्रैल 2023 को दिल्ली के कनॉट प्लेस में ब्रजभूषण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई। इसमें एक नाबालिग पीड़िता की शिकायत पर पॉक्सो अधिनियम के तहत भी एक अलग से एफआईआर दर्ज हुई थी। वहीं 15 जून 2023 को पुलिस ने 1500 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की और उन पर महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, पीछा करने जैसे गंभीर आरोप लगे। इसमें टोटल 22 गवाहों के बयान शामिल थे, जिनमें पहलवान, रेफरी, कोच और फिजियोथेरेपिस्ट शामिल थे। इसके बाद 15 जून 2023 को ही नाबालिग पीड़िता और उनके पिता ने अपने आरोप वापस ले लिए।
जिसके बाद क्या हुआ कि पॉक्सो के मामले में जो रद्द करने की मांग करते हुए उन्होंने अदालत में रिपोर्ट भी दाखिल की थी। मई 2024 में दिल्ली की एक अदालत ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ महिला की लाज भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग और उत्पीड़न के आरोप तय किए गए। लेकिन 3 अगस्त को जो फैसला आया, दिल्ली की राजभवनी कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह को तमाम गंभीर आरोपों से पूरी तरह बरी कर दिया। ये इस फैसले का अभी तक जो ब्रिजभूषण सिंह का तरफ से जो बयान आया, और फिर उसी दिन फैसले के दिन ही महिला पहलवानों की तरफ से कहा गया कि वो इस मामले में उच्च अदालत का रुख करेंगे। फिलहाल जो अभी कोर्ट की तरफ से जो आपने बताया कि जो यहाँ पर जो भी फैसला है उसकी कॉपी जो आई अभी यहाँ पर महिला पहलवानों की तरफ से उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। नहीं, उस पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। उनका रिएक्शन 3 अगस्त को जब फैसला आया था तभी आया था कि हम उच्च अदालत का रुख करेंगे इसमें। ठीक है। तो ब्रजभूषण का ये मामला जो है वो लगातार जिस तरीके से उस पे सियासत हो रही थी, फिलहाल महिला पहलवानों का जो कोर्ट का बड़ा फैसला यहाँ पर आया उसको लेकर अभी तक कुछ भी नहीं आया है। लेकिन जब 3 अगस्त को बरी होने की बात आई थी तब यहाँ पर कहीं न कहीं विनेश फोगाट ने ये कहा था कि ये लड़ाई जारी रखेगी और उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत मुश्किलों के बाद ब्रजभूषण के खिलाफ लगातार इस तरीके की लड़ाई हमने लड़ी थी और उसके बाद ही उन पर इतना बड़ा फैसला आया था। लेकिन अब यहाँ पर उनके जो बरी है उसको लेकर अब लगातार अब नई सियासत जो है वो यहाँ पर दिख रही है। अगली खबर का रुख कर रहे हैं कि झारखंड में जिस तरीके से बीती रात को क्या कुछ हुआ क्योंकि वहां पर 17वां दिन था इस प्रोटेस्ट का और उसके बाद वहां पर जो है विधानसभा घेराव करने की कोशिश छात्र कर रहे थे और उससे पहले लाठीचार्ज हुआ। पत्थरबाजी भी कथित रूप से कही जा रही है जिसमें पुलिसकर्मी जो है वो भी घायल हुए हैं और साथ ही कुछ छात्र भी घायल हो गए। फिलहाल क्या कुछ हुआ था और आज बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पेपर लीक को लेकर और झारखंड में जो चीजें हो रही हैं उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। आज झारखंड बंद की भी बात जो है वो की जा रही है। फिलहाल कल क्या हुआ, आज क्या कुछ अपडेट है झारखंड के बारे में जानते हैं। झारखंड में कल रांची में विरोध प्रदर्शन जो हुआ था, मार्च हुआ था और विधानसभा के तक मार्च करना चाह रहे थे, मार्च किया भी और पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे, पूरी तैयारी की थी। इसके बावजूद वो लोग आगे निकल गए थे और उसके बाद परिसर तक में विधानसभा परिसर तक में चले गए थे। अब बड़ी बात ये है कि छात्रों को लेकर ये कहा गया था कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण है और इस मामले में किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, लाठीचार्ज नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा। लेकिन दोपहर तक सब ठीक था, लेकिन दोपहर होते-होते धीरे-धीरे लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और तितर-बितर करने के लिए जो पुलिस प्रशासन कर सकता था, वो सारी चीज़ें की गईं। जो चीज़ें दिल्ली में हुई थीं, लगभग वो सारी चीज़ें वहाँ भी हुईं, ठीक है? और इसके बाद जो देवेंद्र नाथ महतो हैं, जो वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनका अनशन चल रहा है, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, वो अस्पताल में हैं। बीजेपी ने आज बंद का ऐलान किया है झारखंड में। संसद में आज ये मुद्दा एक बार अब ये तय लग रहा है कि संसद में झारखंड का मुद्दा भी उठेगा और अमित शाह जब जवाब देंगे, तो वो झारखंड का ज़िक्र ज़रूर करेंगे, ठीक है? और इसके बाद सर झारखंड की सरकार का कहना है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि बातचीत करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ छात्रों के खिलाफ लगातार एक्शन भी हो रहे हैं। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सबसे ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर हेमंत सोरेन के साथ। इसके बावजूद कांग्रेस की तरफ इसके बावजूद सरकार इसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं वो साथ खड़े हैं, लेकिन साथ कितना खड़े हैं? जैसे जंतर-मंतर नहीं, लेकिन सड़क पर तो दिल्ली में राहुल गांधी उतरे थे ना, लेकिन क्या वैसा कुछ झारखंड में कांग्रेस के नेताओं ने किया है? तो इसीलिए अब बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक है। देखना होगा कि आज क्या होता है, क्योंकि आज संसद में अगर कार्रवाई होगी, तो ये मुद्दा ज़रूर उठेगा। तो झारखंड में जिस तरीके से कल चीज़ें हुई और अब विपक्ष पे कहीं न कहीं अब जो पक्ष है वो हावी होने की तैयारी कर रहा है और आज अगर संसद में ये तमाम चीज़ें होती हैं तो कहीं न कहीं पक्ष की तरफ से यहाँ पर पूरी तरीके से विपक्ष को लेकर मुद्दे उठाए जाएँगे और झारखंड को लेकर पहले भी कई तरह के सवाल हो चुके हैं कि झारखंड में जब से प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पर कहीं न कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया इसके अलावा जो बड़े राजनैतिक चेहरे हैं वो तमाम लोग नज़र नहीं आ रहे और इसी वजह से झारखंड का ये प्रोटेस्ट लगातार अब धीरे-धीरे लाइमलाइट में आ रहा है और वहाँ पर आज 18वें दिन का प्रोटेस्ट जो है होना है। बीजेपी वहाँ पर लगातार कोशिश कर रही है कि आज झारखंड बंद और उसके बाद वहाँ पर टायर जलाए जा रहे हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें इस वक्त झारखंड में चालू है। पंजाब में मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था और काफ़ी हंगामेदार रहा। यहाँ पर नज़र आया कि जो मान सरकार है वो पूरी तरीके से चुनावी मोड में है। आखिरी दिन 9 विधेयक जो हैं वो पास कराए गए। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के ही 2 विधायक अपनी सरकार के कामकाज के खिलाफ खड़े हैं। क्या कुछ हुआ मॉनसून सत्र में और पंजाब में किस तरीके की सियासत हो रही है क्योंकि इलेक्शन बहुत नज़दीक है जानते हैं। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होना है। पंजाब
थोड़ा सेंसिटिव स्टेट भी है, बॉर्डर से जुड़ा हुआ भी है, तमाम और राज्यों से अलग इसके मुद्दे होते हैं। खैर, कल मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था। आखिरी दिन बहुत ही रोचक रहा। पंजाब विधानसभा में कुल 9 विधेयक कल भगवंत मान की सरकार ने पास पास करवाए। इन 9 में से कुछ विधेयक तो 2-2 मिनट के टाइम में ही पास हो गए, जो बहुत इम्पोर्टेंट विधेयक थे, जिन्हें भगवंत मान सरकार अपने इम्पोर्टेंट विधेयकों में से मानती। एक स्कूल की फीस कंट्रोल करने को लेकर है, तो एक विधेयक ये था। इसके अलावा एक विधेयक था जो आउटसोर्स करते हैं एम्प्लॉयज़ को, उन्हें पंजाब सरकार के कॉन्ट्रैक्ट पे लाने के लिए। इससे लगभग पंजाब सरकार का मानना है कि 26,000 के करीब या 26,000 से कुछ ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा होगा। इस विधानसभा सत्र के दौरान कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो देखने को सामने आई, उसमें ये कि आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों ने अपनी सरकार के कामकाज के तरीके पे सवाल खड़े किए। दरअसल इन विधायकों का कहना था, ये 2 विधायक हैं, मनजिंदर सिंह लालपुरा और सर्वजीत कौर मानुका हैं। सर्वजीत कौर मानुको ने अपनी विधानसभा में अधूरी व खुदी पड़ी सड़क निर्माण को लेकर, सड़कों को लेकर क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि यहाँ निर्माण बहुत देरी से हो रहा है, और उन्होंने इस देरी के पीछे क्या मंशा है, इसको लेकर भी सवाल उठाए। जबकि लालपुरा ने बोला कि पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं, उसका जो मेंटेनेंस किया जाता है, उसको लेकर ठेकेदारों को बहुत ज़्यादा टाइम क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है। उन्होंने बताया कि सड़क पर रोड़ी बिछाकर छोड़ दी जाती है, इसके लिए कोई अधिकतम सीमा तय कर देनी चाहिए कि इस सीमा के अंदर काम पूरा होने की। और उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या सरकार जल्द से जल्द काम पूरा करने के लिए समय सीमा घटाने पर विचार कर। एक एमएलए हैं, निर्दलीय एमएलए हैं, सुल्तानपुर लोधी विधानसभा सीट से राणा इंद्र प्रताप सिंह। इन्होंने सोमवार को अपनी विधानसभा का मुद्दा उठाया। इन्होंने बोला कि इनके यहाँ अनैतिक देह व्यापार और जिस्म फरोशी का धंधा बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा है, और इसके लिए उन्होंने कपूरथला के एसएसपी गौरव तोरा को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें पद से हटाने। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सोमवार को आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग और पंजाब पावर कॉरपोरेशन की नौकरियों में हरियाणा और राजस्थान के युवाओं को प्रेफरेंस दी जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 13 मल्टी हेल्थ वर्कर्स की वैकेंसी थी, जिसमें से 10 हरियाणा के थे। जबकि पीएसपीसीएल को लेकर उन्होंने दावा किया कि इसमें 14 अभ्यर्थी जो सेलेक्ट किए गए राजस्थान के श्रीगंगानगर के थे। उनके आरोपों के जवाब में बलवीर सिंह जो मंत्री हैं, बलवीर सिंह बाजवा मान सरकार में मंत्री, उन्होंने बोला कि हेल्थ डिपार्टमेंट में टोटल 237 वैकेंसी, 13 नहीं थी। उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब के जो युवा हैं वो हरियाणा, राजस्थान या अन्य प्रदेशों में उनकी नौकरियां लगती रही। तो ऐसा नहीं है कि इन प्रदेशों के युवा पंजाब आ रहे हैं, बल्कि पंजाब के युवा भी और प्रदेशों में जा रहे हैं। उनका देश एक है, और ये नियम जिसका पालन वो कर रहे हैं पहले से बना हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ कल पंजाब की राजनीति में। विधानसभा चुनाव को लेकर अमृतपाल सिंह, जो कि असम की जेल में बंद हैं, उनकी पार्टी ने अपना पहला प्रत्याशी घोषित कर दिया। उन्होंने बस्सी पठाना विधानसभा सीट से सतवंत सिंह को उम्मीदवार बनाया। सतवंत सिंह कौन है ये बता दें, वो केहर सिंह के बेटे हैं। और केहर सिंह कौन है? केहर सिंह को इंदिरा गांधी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था, और उसके बाद फांसी की सजा दी गई। तो ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात के बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, और इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये दोनों पार्टियां दोबारा से एक साथ आएंगी, गठबंधन। तो इस पर नायब सिंह सैनी से कल चंडीगढ़ में सवाल किया गया, तो उन्होंने बोला कि ऐसी कोई गल नहीं है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरवाजे सभी के लिए ही खुले हैं, कोई भी जब चाहे उनसे मिल सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी 140 करोड़ लोगों की आवाज है, कोई मिलना चाहे तो पीएम मोदी से आराम से मिल सकता है। तो ये उन्होंने बोला, और उन्होंने अकाली दल के साथ गठबंधन की बात को फिलहाल के लिए नकार दिया। तो ये पंजाब के डेवलपमेंट से। पंजाब का कोई भी डेवलपमेंट आपको जानना हो तो आप हर दिन जनसत्ता की वेबसाइट पर आकर हमारा सियासत पंजाबी जो लेख है उसे पढ़ सकते हैं। उसमें आपको पूरे दिन के डेवलपमेंट्स मिलेंगे, और आगे उससे क्या हो सकता है इस बारे में भी जानकारी। बिहार में शराबबंदी को लेकर एक रिसर्च थिंक टैंक की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया कि शराबबंदी जो है वो अब हटा देनी चाहिए, क्योंकि एक तो बिहार में राजस्व का इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। दूसरा, जिसके लिए ये किया गया था वो जो पूरा मोटिव था वो भी नहीं पूरा हो पाया, यानी कि जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध था बिहार में, उसमें भी यहाँ पर जो है गिरावट नहीं आई। तो अब ये जो चर्चा है उस रिपोर्ट द्वारा सामने आ रही है कि यहाँ पर शराबबंदी को हटा देना चाहिए। अब इसको लेकर बिहार में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, और साथ ही साथ सियासत भी हो रही है। इस रिपोर्ट में क्या है, बिहार में इसको लेकर क्या कुछ हो रहा है, जानते हैं।
बिहार में आज से 10 साल पहले करीब अप्रैल 2016 में नीतीश सरकार ने पूरी तरह शराबबंदी कर दी थी। इस शराबबंदी को लागू हुए 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और अब एक थिंक टैंक रिसर्च थिंक टैंक है एनसीएईआर, उनकी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि बिहार में शराबबंदी खत्म करने की सिफारिश की गई है। लेकिन इसके बाद पटना के राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चा छिड़ गई है। विपक्ष का विपक्ष भी निशाना साध रहा है और उनका कहना है कि नीतीश सरकार जिस मकसद से इस शराबबंदी को लागू किया था नीतीश सरकार ने, वह इसे पूरा नहीं कर पाई है। क्योंकि इस शराबबंदी का जो मुख्य उद्देश्य था वो यह था कि महिलाओं के खिलाफ जो बिहार में बढ़ते हुए अपराध हैं उन पर रोक लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद आरजेडी ने निशाना साधा है और उन्होंने नीतीश सरकार पर, भाजपा पर बेसिकली उन्होंने ये बोला है कि शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने में नाकामयाब रही है। वहीं जेडीयू के एक नेता ने शराबबंदी को वापस लेने के पक्ष में राय रखी है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में जो एक रिपोर्ट छपी है उसमें भाजपा के एक सूत्र के अनुसार पार्टी को इस बात से वाकिफ है कि अगर शराब की बिक्री दोबारा शुरू होती है तो राजस्व में बड़ा फायदा हो सकता है। फिलहाल बिहार का जो राजस्व है वो 65,000 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन भाजपा के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक कि अगर भाजपा सरकार यह फैसला लेती है कि शराबबंदी हटाती है तो नीतीश कुमार की भावनाएं इससे आहत हो सकती हैं और फिर इसलिए भाजपा इस नीति को समीक्षा करने में अभी फिलहाल जल्दबाजी नहीं दिखाएगी। मैं आपको अगर बताऊं कि इस रिपोर्ट में क्या-क्या कहा गया है, तो इस ये जो रिपोर्ट है इसमें अर्थशास्त्री रत्ना सहाय की एक नेतृत्व वाली टीम ने इसे तैयार किया है और इंडिया फोरम पॉलिसी फोरम में इसे पेश किया गया था। इसमें कहा गया है कि कानूनी रूप से शराब पीने की व्यवस्था खत्म होने के बाद बिहार में अवैध शराब की तस्करी बढ़ी है और लोग दूसरे नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। यानी अगर आप जो सबसे बड़ी बात इस रिपोर्ट की है कि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन लोग इसके बावजूद शराब तस्करी कर रहे हैं और शराब पी रहे हैं। इसके अलावा जो नशीले पदार्थों का बाजार है, नशे के जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनका बाजार बहुत तेजी से बढ़ा है और गैर कानूनी तरीके से दूसरे नशीले पदार्थ लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो मतलब बिहार में जिस तरह की जो मोटिव रखकर ये तमाम चीज़ें की गई थी, वो कहीं से कहीं तक पूरी होती नज़र नहीं आ रही है। राजस्व का नुकसान हो रहा है, इसके अलावा शराब के अलावा जो नशे के ऑप्शंस हैं, वो कहीं न कहीं बिहार में बढ़ते चले जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये साफ दिखाया गया है। लेकिन अभी इस पर सरकार की तरफ से कोई बड़ी टिप्पणी सामने नहीं आई है कि क्या शराबबंदी हटाई जाएगी बिहार में या फिर यहाँ पर जो चीज़ें लागू हो चुकी हैं, वो वैसी ही रहेंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार में ये बड़ा मुद्दा है, कितने दिन इसको लेकर चर्चा होती है ये भी देखने वाली बात है। ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के लिए 10 टीमें पक्की हो चुकी हैं। 4 टीमें किस तरीके से सेलेक्ट की जाएंगी और साथ ही साथ जो पूर्व चैंपियन टीमें हैं वो भी क्वालिफायर खेलेंगी। फिलहाल वर्ल्ड कप को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है, वो 4 टीमें किस तरीके से चुनी जाएंगी, ये तमाम चीजें खेल की इस खबर में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वर्ल्ड कप 2027 साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा और अक्सर ये देखा जाता है कि जिस देश में वर्ल्ड कप का आयोजन होता है, वह देश की टीम ऑटोमेटिकली क्वालीफाई कर जाती है। तो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को रैंकिंग के आधार पर वरीयता दी गई है कि वे दोनों टीमें ऑटोमेटिकली क्वालीफाई कर गई हैं वर्ल्ड कप के लिए। इसके अलावा 30 सितंबर 2026 तक जो टीमें आईसीसी वनडे की टीम रैंकिंग में टॉप 8 में रहेंगी, वे सभी टीमें क्वालीफाई करेंगी। साउथ अफ्रीका की जो पोजीशन है वो अभी टॉप 8 में ऑलमोस्ट कंफर्म है। इसके कारण नंबर 9 या नंबर 10 की टीम को भी मौका मिलेगा जो क्वालिफाई कर सकती है। इस लिहाज से बांग्लादेश को भी क्वालिफिकेशन का चांस कंफर्म हो चुका है ऑलमोस्ट। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है, वेस्ट इंडीज जो 2 बार की पूर्व चैंपियन वर्ल्ड कप टीम है, वो लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। वेस्ट इंडीज को क्वालिफायर खेलना होगा और अब बता दें कि ये क्वालिफायर मतलब बची हुई टीमें, जैसे 14 टीमें वर्ल्ड कप 2027 में खेलेंगी, उसमें से 10 कंफर्म है और 4 टीमें कैसे कंफर्म होंगी, वह कंफर्म होंगी क्वालिफायर टूर्नामेंट के थ्रू। क्वालिफायर टूर्नामेंट अगले साल 22 फरवरी से 23 मार्च तक खेला जाएगा, जिसके बाद 4 टीमें फाइनल होंगी। इस तरीके से कुल 14 टीमों का पूरा वर्ल्ड कप खेला जाएगा, जिसका नया नया फॉर्मेट भी आईसीसी ने जारी कर दिया है। हालांकि उस फॉर्मेट को लेकर स्कॉटलैंड और नीदरलैंड जो एसोसिएट देश हैं, उन्होंने सवाल भी उठाए हैं, क्योंकि इस फॉर्मेट से कुछ जो एसोसिएट नेशन है उनको थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। इस बीच खेल को ही लेकर एक और खबर है कि पूर्व कप्तान जो है इंडियन टीम के सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना को जान से मारने की धमकी मिल रही है। ये पूरी खबर क्या है और किस तरीके से इस पर अपडेट सामने आ रहे हैं, जानते हैं।
देखिए, काफ़ी संगीन मामला है क्योंकि सौरव गांगुली टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा समय में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष हैं। सौरव गांगुली को और उनकी पत्नी डोना गांगुली को जान से मारने की धमकी मिली है, ऐसा मामला सामने आया है। इसकी जो शिकायत है सौरव गांगुली ने खुद दर्ज करवाई है। ठाकुरपुकुर कोलकाता में एक पुलिस थाना है जहां इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई है। अब इस मामले को समझें अगर कि सौरव गांगुली ने जो अपनी शिकायत में दर्ज कराया है कि पिछले 6 महीने से लगातार उनको ऐसे धमकी भरे अनोखे संदेश पत्र मिल रहे थे। लेकिन पहली बार उनकी पत्नी या उनको जान से मारने की धमकी मिली, साथ ही उनके जितने करीबी हैं, उनको हार्म करने की भी धमकी दी गई है। तो ये मामला ठाकुरपुकुर थाने में दर्ज कराया गया है। पुलिस इस मामले की जाँच भी कर रही है और पुलिस ने जो अभी शुरुआती जाँच की है, उससे पता चला है कि कोरियर सर्विस के थ्रू ये लेटर भेजे जा रहे थे, जो नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के बेलघारिया से ये लेटर आ रहे थे। अभी पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है और एक सिम कार्ड भी बरामद किया गया है जिससे उस नंबर को भी ट्रैक किया जा रहा है, उस व्यक्ति को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है जो इन लेटर को भेज रहा था। अभी इस मामले में और ज़्यादा तफ्तीश का इंतज़ार करना पड़ेगा और अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि खेल से जुड़ी अन्य मतलब जो एक्सक्लूसिव खबरें होती हैं, खास जानकारियाँ होती हैं, हमारे खेलनामा के खास सेक्शन में आके वो देख सकते हैं। तो ये थी खेल से जुड़ी तमाम खबरें और भी दिन भर की जो तमाम खबरें हैं आप वो जनसत्ता की यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर और साथ ही साथ सोशल मीडिया हैंडल चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर कोई और सोशल मीडिया हैंडल हो, तमाम जगह हम आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।